बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब। मलिक साहब, आज सिविलियन का जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हुआ है, कल भी इसकी समाअत थी, आज भी इसकी समाअत हो रही थी। और आज एक चीज़ मैंने जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप मानते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट तिरछी निगाह से ये कहे कि तिरछी निगाह से देखना जुर्म है, तो फिर पार्लियामेंट जो बनाएगी, अदालतें बनाएगी, फिर उसका केस कहाँ चलेगा। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है आपके कहने के बावजूद, लेकिन हम समझते हैं, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल, नाईम अख्तर खान ने भी उनसे इत्तफाक किया कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है जो तमाम इदारों को बाइंड करता है कि अपनी हदूद और क़यूद में रहे। और भी बहुत सारे सवालात उठाएंगे। और एक चीज़ मुझे ये बताएं वसीम मलिक साहब के जंग ग्रुप के सबका लीगल एडवाइज़र, कमिंग चीफ जस्टिस के उम्मीदवार जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये कल भी और आज भी मैं देख रहा था कि जब कोई सवाल उठाया जा रहा था, आइनी सवाल, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब आज भी एक आइनी सवाल उठाया, तो ये वज़ारत दफ़ा के वकील बनकर वहाँ पर ऊपर बैठ कर ही दलाइल देना शुरू करते हैं। यार वो चोगा पहनकर आगे आ जाए ना दलाइल देना, ये क्या मामला है सारा? देखिए माजद के साथ आपने दो तीन और सबसे अहम सवाल जो है इकट्ठे पूछ लिए। मैं कोशिश करता हूँ इनके सबके जवाब दूँ। काजी फाजीसा के बारे में आप भी हमें बताते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जी। तो अगर एक शख्स इलेक्शन कमीशन का वकील बन सकता है तो दूसरा वजारत दिफा का वकील क्यों ना बने? इलेक्शन कमीशन का वकील बनने का ज्यादा फायदा है या वजारत दिफा के वकील? वजारत दिफा का वकील बनने का। तो देखिए ना, बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इस मामले पे। बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और मैं आपके इस पॉइंट को आगे लेके बढ़ूं, ये कल भी हुआ, ये आज भी हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल कल भी उन्होंने वजारत दिफा के वकील को टफ टाइम दिया, आज भी दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए ना इन दोनों समाजों को, जब भी जस्टिस जमाल मंदोखेल सवाल करते थे, ख्वाजा हारिस के पास उसका जवाब नहीं होता। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वजारत दिफा के वकील के पास अपने केस का दिफा नहीं है। आज भी कहा कि तैयारी के साथ नहीं है, उनका दिफा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात इसमें कि जब जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें टफ टाइम दिया तो हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने जवाब दिया उसका। ख्वाजा हारिस ने जवाब नहीं दिया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया। और फिर जहाँ जवाब नहीं बन पाता था तो वहाँ शदीद और सख्त नापसंदीदगी का इजहार भी किया जाता था कि ये जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है। एक लम्हे पर मैं आपको बताता हूँ कि जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कमिंग चीफ जस्टिस और जंग ग्रुप के सबका लीगल एडवाइजर है और आईनी बेंच के सरबराह भी है, वही है ना, एक उम्मीद, एक होप तो है ना। जब वो बात कर रहे थे, ख्वाजा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस से, तो जवाब देना शुरू कर दिया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। फिर वहां से उन्हें आंख के इशारे से बताया गया कि भाई उन्हें जवाब देने देना, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? देखिए काबिलियत तो है ना फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में। ख्वाजा हारिस मुल्क के नामवर वकील हैं जी। अगर उनके पास जवाब नहीं बन पा रहा, मोहम्मद अली मजहर साहब जवाब दे रहे हैं, तो आप क्यों एक जज का काम जवाब देना तो नहीं बनता ना जी। जज का काम है आईनी सवाल उठाना। आप क्यों एक नुक्ते पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को रगड़ रहे हैं? काबिलियत भी तो माने ना यार। काबिलियत वसीम मलिक साहब, काबिलियत ये नहीं है ना, काबिलियत ये नहीं है कि आपके सामने केस लगा हुआ है। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में आते थे तो माजी के काजी फाइज साहब उन केसेस को अपने सामने लगाते थे और फिर वकील बनकर भी दलाइल देते थे। मोहम्मद अली मजहर साहब रिटायर हो जाते, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना नहीं था। 26वीं तरमीम आई, अगर 26वीं तरमीम बरकरार रहती है तो इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या फिर अगले आईनी बेंच के सरबराह भी हो सकते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक बात रही केस के मेरिट्स की, आयन का आर्टिकल 175 जी, वो 75 जिस पर बार बार वो सवाल उठा रहे हैं, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अख्तियारात की तकसीम, के फौज खुद एग्जेक्टिव का एक हिस्सा जी, और वो खुद कैसे अदालत लगा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जैसे जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा, अभी तक ख्वाजा हारिस ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर एक और मिसाल दी, उन्होंने कहा कि वो जो चौकी वाली बात थी, कल भी सवाल था, आज दोबारा जैसे नाईम अख्तर खान ने कहा। अब उन्होंने कहा कि एक शख्स रोकने के बावजूद चौकी पर चला जाता है तो आप उनका ट्रायल फौजी अदालतों में करेंगे जी। वहां पर भी जस्टिस ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आप एक अजम्पशन बता रही हैं, इस पे तो देखें जी मैं ना कोई जवाब नहीं दे सकता। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा नहीं रुकें, मैं हूं ना। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। तो
इस मामले पर भी ख्वाजा आरिफ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, हम रोते हैं बड़ा कि बुनियादी इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक। ख्वाजा आरिफ साहब ने 2 दिन बड़ी तसल्ली से पूरी कौम की ठंड करा दी है, जजेस की ठंड करा दी है कि हजूर रुक जाइए, ये फौजी अदालतें हैं, फौजी अदालतों में कोई बुनियादी इंसानी हकूक नहीं होते। और कल भी वसीम मलिक साहब ये सवाल सामने खुला था, ये बताया गया था फिजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ से कि ये जो इसको देखकर कहा गया तुझे 2 साल सजा हो गई, उसे देखकर कहा गया तुझे 5 साल सजा हो गई, उसे देखकर कहा गया तुझे 10 साल सजा हो गई। बुनियादी इंसानी हकूक कहाँ के, वहाँ ट्रायल कौन करता है? वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में वहाँ की अगर कौन सा वकील है वहाँ पर जो पेश होता है? वहाँ पर भी अगर ट्रायल की मैं आपको बात बताऊँ, हाँ, मैं आपको अभी एक वीडियो दे दूंगा, आप चाहें तो किसी और व्लॉग में भी चला सकते हैं, इसमें भी चला सकते हैं। वहाँ की ट्रायल की ये बात है कि पहले 20 लोगों को जब सज़ा सुनाई गई, उन 20 के एतराफ़ी बयान आए थे एक वीडियो की सूरत में। उनमें से सबसे जो आखिरी एतराफ़ी बयान है ना, वो एक हाफिज़ साहब हैं, वो भी उनकी रिहाई भी बाद में हो चुकी है। 2 साल की सज़ा हुई थी, गुजरांवाला लाहौर के रिहायशी हैं, मुझे उनका पूरा नाम भूल गया, उनकी रिहाई बाद में हुई। ठीक, आप उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मियाँ महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद के वरगलाने पर हमने ज़मान पार्क पर हमला कर दिया। जी, जिना हाउस कहना था, ज़मान पार्क पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। पीटीआई के रहनुमा जो ज़मान पार्क में थे, उनकी गुफ्तगू से मेरा ब्रेन वॉश हुआ और मैं उस तरफ गया। तो क्या इस मुल्क की फौजी अदालतें जो हैं वो ज़मान पार्क पर हमला करने की सजाएं दे रही हैं? मतलब किसी ने वो स्क्रिप्ट लिखा होगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा था, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ज़बरदस्ती के थे। और ये मुझे पता है, मैं इसके ऊपर मुताद्दिद मरतबा आवाज़ भी उठा चुका हूँ कि जिस तरह वो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए गए, जिस तरह 164 के सीआरपीसी के और कानून शहादत का स्टेटमेंट लिए गए, स्टेटमेंट लेने तो के एक हैंड राइटिंग है। और फिर देखिए ऊपर जो सबसे बड़ा मलिक साहब की जो उनके फोटो लगाए गए लोगों के, वो बायो जब तकरीर कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, वहां से उठाकर फोटो लगाए, और वो बयाना तौर पर जिस कदर तशद्दुद किया गया था। मगर उसके बावजूद भी मेरा सवाल है कि एक शख्स ने तो लिखा होगा, अगर लिखा नहीं होगा वो खुद से भी बता रहा होगा, अगर वो कह गया कि मैंने जिना उस पर हमला कहना था और कह गया कि ज़मान पार्क पर, किसी ने सुना भी होगा, किसी ने उसे एडिट भी किया होगा, एडिट के बाद जारी करने से पहले किसी ने अप्रूव भी किया होगा, मतलब वहां पर बैठे लोगों ने सुना ही नहीं वो। आप ज़मान पार्क पर हमला करने की फौजी अदालतों में सजाएं दे रहे हैं। वहां पर तो शफाफियत का ये आलम है, छोड़ दीजिए बाकी कि जी वो गिल्टी नॉन गिल्टी फैसले की तफसीली वजूहात बताई हैं या नहीं बताई, इतना बड़ा ब्लंडर। और दूसरी बात कि ख्वाजा आरिफ साहब यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे, वहीं पर वो ये तशफ़ी करा रहे हैं कि हजूर कोई बुनियादी इंसानी हकूक यहाँ पर नहीं है। तो इस सारे मामले में राइट वाला कानून है, ये बात उन्होंने इस सारे मामले में अब इस बेंच ने एक चीज तय करनी है। वो कल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वो क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। क्वेश्चन ये था कि आर्मी एक्ट 1952 है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है, पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए कानून है, नो डाउट, लेकिन क्या उस आर्मी एक्ट को एक्सपेंड किया जा सकता है सिविलियंस तक या नहीं? जी। वो फोर्सेस तक महदूद रहेंगे या सिविलियंस तक जाएंगे? ब्रिगेडियर एफबीएली का भी हवाला दिया गया। वो नहीं, वो हर केस की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो अलग है। एफबीएली अलग था, उसके बाद 21वीं आईनी तरमीम अलग थी जी, अब आके ये फौजी अदालतों वाला ये मामला अलग है। उस वक्त तो कानून बदला था एफबीएली केस में, वो भुट्टो ने बनाया, कानून तब्दील कर दिया। अच्छा, तब्दील किया। 21वीं आईनी तरमीम में आपने आईनी तरमीम की जी। मौजूदा फौजी अदालतों के केस में क्या हुआ? फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, हम जी फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और सबूत की बात की गई। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके उस बयानिए की तौसीक कर देती है यहाँ पर बैठी वफाकी हुकूमत, वफाकी कैबिनेट के थ्रू, और पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी जाती है। ना कोई कानून साजी की हुज्जत, ना ही आईनी तरमीम का एहतमाम, और फैसला हुआ कि हम फौजी अदालतों में। आपकी बात वही अगेन ठीक है, माइट इज राइट वाली। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई उम्मीदें नहीं है जी, लेकिन उस सारे मामले में, क्योंकि जब मैं इन बेंच में बैठे जजेस को देखता हूँ तो मैं अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाहिर होती है। उसकी एक वजह है जस्टिस जमाल मंदोखेल, आल दो के वो ये भी मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशंस बड़ी बड़ी देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे फैसला कुछ और होता है, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है। लेकिन अब फर्क है, जस्टिस जमाल मंदोखेल काजी फायज ईसा के साथ कुछ और थे, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और होंगे, ये मेरी जाती अज़म्पशन है जी। जस्टिस नईम अख्तर अगवान काजी फायज ईसा के साथ कुछ और थे, उनके बगैर कुछ और है।
इसी तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली काजी फजीसा के साथ कुछ और थी, उनके बगैर कुछ और है। ये तीनों जजेस इनका, अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली उनकी पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट वकार सेठ वाले मामले पे और फौजी अदालतों पे उनका जो एक मेजर व्यू है, इवन कि हम क्यों भूल रहे हैं कि 13 दिसंबर 2023 को जब सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच था, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वहां पर इख्तलाफ किया था कि फौजी अदालतों के मामले पर हुक्म इम्तनाद नहीं देना चाहिए और ट्रायल शुरू नहीं करना चाहिए। तो मैं जब बेंच में बैठे लोगों को देखता हूँ तो मुझे 3 लोग इस वक्त भी नजर आते हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अगवान, कि ये शायद फौजी अदालतों के इस फैसले के इन ट्रायल के खिलाफ जाएंगे। अब 3 ये है, 3 ही दूसरी तरफ है, जस्टिस हसन अजरीजी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन किस तरफ जाते हैं? जस्टिस शाहिद बिलाल हसन वसीम मलिक साहब कल भी मुकम्मल खामोश रहे, आज भी मुकम्मल खामोश रहे। मैं नहीं समझ सका कि जस्टिस शाहिद बिलाल की तरफ से कोई सवाल फ्रेम नहीं किया जाता, ना कोई आईनी सवाल, कानूनी सवाल, कोई वो बोलते भी नहीं है, बिल मुकम्मल खामोश है। वो आईनी बेंच के याही आफरीदी है। अच्छा, वो आज एक और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि जो लोग कोट लखपत जेल में बंद है, जेल में मैनुअल के मुताबिक जब सूरज तुलू होता है सुबह, तो कुछ उन लोगों को जो पहले से कैदी होते हैं, वो कुछ खास एक अहाता होता है जहां उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो लोग 85 के करीब लोग हैं, कुछ तो को माफ कर देगी इस सजा ना, और सारे तो, कोट लखपत में भी नहीं है, कोट लखपत में भी मेरे ख्याल में गालबन 15 से 18 ये हफीजुल्लाह नाजी साहब ने हमें वो दी है उसकी डिटेल कुछ। वो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि वो लोग जेल के अंदर भी एक सब जेल बनाई रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, और वहां पर भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दीगर, और उन लोगों को वहां पर जो मिलिट्री कस्टडी से भी ज्यादा जो है वो ये लोग गुज़श्ता 20 माह से फौजी हिरासत में थे, और उसके बाद बाय बुक भी अगर देखें, और जब ये सिविलियंस जेलों में शिफ्ट हुए हैं सजाएं सुनाने के बाद, तो पंजाब में इस वक्त किसकी हुकूमत है? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। वो क्या इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कम है? नहीं, या उनमें और फौजी इस्टेब्लिशमेंट में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। अगर आप उनकी माजी के स्टेटमेंट देखें तो मुझे तो वो बड़ी बदकिस्मती से, बड़ी माजत के साथ वो पाकिस्तान की, बिलखसूस पंजाब की आंग सांग सूची लगती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब पीटीआई को दहशतगर्द की बातें वो करती थी ना, जिस कदर की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादम टीटीपी जैसा सलूक करना चाहिए, ये इस मुल्क की एक ऐसी चीफ मिनिस्टर कह रही है कि जिसके बारे में हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो इस कदर हसास है कि अगर हम उनके खिलाफ तनकीद कर दें तो वो शायद बर्दाश्त कर लें। मरियम नवाज शरीफ के बारे में तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताया, क्या लगता है आपको, केस तो ज़ाहिर है कल भी आज भी, देखिए इन 2 दिनों में मुकम्मल होता मुझे नजर नहीं आ रहा, जुमे तक जो टाइम दिया गया है। इन 2 दिनों में भी, अगले हफ्ते की भी आईनी बेंचेस की कारलिस्ट दीगर मनसूख करनी पड़ेगी, और कोई 1 से 2 रोज मजीद जो है, क्योंकि आज भी मेरा नहीं ख्याल के ख्वाजा हारिस के जो दलाइल है वो मुकम्मल हुए हैं। नहीं, दलाइल तो मुकम्मल नहीं हुए ना उनके, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल 233, यार ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर खुद ही पढ़कर सुनाना शुरू कर देते हैं ना, वो पढ़ना चाहिए था जो ख्वाजा हारिस चुके हैं, वो वकील ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के, तो फिर उनका काम है, करने दीजिए। किसने काम करना? जैसे मोहम्मद अली मजहर को आप खुद ही बता, जैसे मोहम्मद अली मजहर का, मेरी बात सुने यार, आप वसीम मलिक साहब, आप वजारत दिफा के वकील है, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो वहाँ बैठे हुए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बाएं तरफ बैठे हुए हैं, उन्हें फिर चाहिए कि वहाँ से उठकर वो आए और नीचे आकर कहें कि सर मैं अपने दलाइल खुद दूंगा। ये काम तो करना चाहिए ना। अच्छा चलें, उनके तरीकाकार से आपको एतराज है, उनके काम करने से एतराज नहीं है आपको, तरीकाकार से एतराज है कि वो बेंच से उठ के सामने रोस्टरूम पर आ जाए, ऐसे ही करें ना वो। हाँ, तो ये आपका मशवरा है, अगर वो सुन रहे हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक दूसरी बात है वो ये कि मुझे ये केस अगले हफ्ते तक जाता दिखाई दे रहा है। वजह ये है कि अभी तो ये ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल होने हैं, फिर उसके बाद एतजाज एहसन साहब के दलाइल होने हैं, जवाद ख्वाजा साहब ने वो जो नया कटाबी भी खोला हुआ है कि मेरा 20,000 का जुर्माना भी वापस करो, और फौजी अदालतों के 26 सुन सकते हैं, बिल्कुल, वो तो बड़ा वैलिड सवाल है। और आज लाहौर बार की एक और दरखास्त भी दायर हो गई कि इसकी बराह रास्त नशरियात भी की जाए। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी दलाइल देंगे। वो आजकल तो कमरा अदालत में नजर नहीं आते। बड़ी जुर्मानी बात, जी हाँ, सॉरी, फैसल सिद्दीकी साहब भी वकील हैं, वो भी, उन्होंने भी दलाइल देने हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने एक बड़ी जुर्मानी बात की बाहर आकर, मैं उन्होंने कहा कि जो पहले अंदर है उन्हें फिक्स करना है, फिर जो बाहर है उन्हें फिक्स करना है। आपके अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो इस वक्त अपनी ज़ाती महफिलों में लोगों को बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का अगला जज हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अगला जज हूँ मैं। 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं, सेनेटर भी बन सकते हैं,
और यहाँ तक भी बात की जा रही है, यहाँ तक कि मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगर कोई अगला इंटरम सेटअप आता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे उस्मान मंसूर अमान साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह लग सकते हैं डायरेक्टली? वकील यार 26वीं आईनी तरमीम में आपने क्या कुछ नहीं कर दिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक वोट करता है। ये जो चीफ मजिस्ट्रेट याहिया अफरीदी साहब है ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, नहीं सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करा देते हैं जी। जुडिशल कमीशन वोटिंग के ऊपर चल रहा है तो वोटिंग ये भी हो जाएगी कि वकील को होना चाहिए जज या नहीं होना चाहिए। जाते जाते वसीम मलिक साहब एक दरख्वास्त दायर होने जा रही है आज या कल होगी जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट की बात की जा रही है। उसमें एक ही मुद्दा होगा उस दरख्वास्त का, फुल कोर्ट किस तरह बनेगी? फुल कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बनाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट बनाएंगे तो फिर वो चीफ मजिस्ट्रेट जो है वो बरकरार नहीं रहेंगे, फिर उन्हें घर जाना पड़ेगा। घर तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे। लेकिन अब देखिए ना कि उस शख्स को क्या मिला, उस शख्स को सिर्फ प्रोटोकॉल मिला है और वो उस प्रोटोकॉल पर राजी है। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। वसीम मलिक साहब बता रहे थे जी कि ये जो केस हैं इसमें उन्होंने 3 जजेस का नाम बताया कि 3 जजेस एक तरफ है, फैसला जो करना है वो जस्टिस शायद बिलाल का फैसला कौन वोट होगा कि किस तरफ जाता है मामला। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।